कहानी है माँ का प्यार बेटे के लिए। पार्क में शाम को जिंदगी की स्पेक्ट्रम के दोनों छोर दिख जाते हैं। एक छोर झूलों पर शोर मचाता दिखता है तो दूसरा छोर हाथ में वॉकिंग स्टिक लिए बेंच पर बैठा दिखता है। और जिंदगी एक लिहाज से इन्हीं दोनों छोर के बीच कहीं होती है। शर्मा दादी, प्लीज मेरी बॉल इधर फेंक दीजिए। सेठ साहब के पोते ने 60 वर्षीय महिमा शर्मा जी से बड़े इसरार से बोला। बच्चे की मुंह से दादी सुन अचानक महिमा जी को अपने एकाकी जीवन में खुद की कोई प्रासंगिकता दिखी। वो फौरन बेंच से उठ खड़ी हुई और पास में पड़ी बॉल को बच्चे की ओर धकेल दिया। बेंच पर वापस बैठ निहारने लगी बच्चों को और सोचने लगी कि अब की बार बंटी और बहू घर आए तो उनसे बोलूंगी कि भई अब जल्दी से हमें भी दादी बनाओ। महिमा जी का बेटा प्रीतेश, जिसे प्यार से वो बंटी बोलती थी, अच्छी जिंदगी को तलाश में कॉलेज के बाद ही दिल्ली चला गया था। 3 साल पहले ही वहीं की एक लड़की से शादी भी कर ली। दूसरी कास्ट की थी, लेकिन महिमा जी ने बहू को सहर्ष स्वीकार कर लिया। बंटी के पापा हालांकि चाहते थे कि वो अपनी ही कास्ट में शादी करे, लेकिन जब शादी के पहले ही पापा नहीं रहे तब भला कैसा विरोध। बहू पढ़ी लिखी और देखने में अच्छी थी। व्यवहार का पता नहीं था उन्हें, क्योंकि साल में एक आध बार ही आना होता था बेटे बहू का, और उन 2-4 दिनों के साथ में सब अच्छा ही लगता था। ज्यादा सम्मान और सेवा भाव की उम्मीद भी नहीं थी महिमा जी माँ को। जानती थी कि उम्मीदें अक्सर दर्द देती है। इच्छा सिर्फ इतनी सी थी कि बेटा खुश रहे और बूढ़ी होती विधवा माँ को अपनी दुनिया में जगह दिए रहे। लेकिन बंटी के पास शायद इतना वक्त नहीं था कि अपनी दुनिया को इतना बड़ा कर पाए जिसमें बीवी और दफ्तर के सिवा किसी और के रहने की गुंजाइश हो। उधर बंटी को लगता कि माँ की दुनिया बड़ी होगी, इसलिए अपनी जिंदगी में खपाना मुश्किल होगा। और इधर माँ को भी लगता कि बंटी की दुनिया इतनी तो बड़ी होगी ही कि अकेली माँ के जगह बन जाए। अच्छा, एक चीज और गौर करने वाली है यहाँ। दुनिया क्योंकि गोल होती है, उसमें दूसरी दुनिया या तो पूरी समाएगी या ओवरलैप करेगी, लेकिन गोल दुनिया के बगल में दूसरी दुनिया सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर सकती है, किसी चौकोर की तरह सटकर या साथ नहीं रह सकती। बंटी और महिमा जी की दुनिया भी ऐसी ही थी। ओवरलैप को कोई तैयार न था और एक दूसरे की दुनिया में समाने की व्यावहारिकताओं का किसी का अंदाजा नहीं था। ऐसा नहीं था कि बंटी को माँ से कोई तकलीफ थी या माँ को इरादतन कोई तकलीफ देता था। बस जिस करियर नाम की मैराथन में वो दौड़ने घर से निकला था, उसमें दौड़ना शुरू करने के बाद फुर्सत ही नहीं ढूंढ पाया कि माँ को बेटे वाला सुख दे पाता। हालांकि जब कॉलेज से निकला था तब माँ ने समझाया कि बेटा, लखनऊ का 10, दिल्ली का 20 और बंबई का 30, सब बराबर है। 4 पैसे कम मिले फिर भी यहीं की नौकरी कर लो। यहाँ सिर्फ दफ्तर की सोचनी है, वहाँ सब खुद मैनेज करना पड़ेगा। मगर बंटी की आंखों में इंडिपेंडेंस के सपने थे, जिसे उसने करियर का नाम दे दिया। अब बेटा जब अपने भविष्य की दुहाई दे तो भला कोई माँ कैसे रोक सकती है। बंटी लेता है करियर की उड़ान और पीछे छूट जाती है हाथ हिलाती विदा करती माँ। अच्छा, करियर वाली इस उड़ान की एक खास बात है, ये आपको ऐसा उड़ाती है कि एक समय के बाद थकान के बावजूद उड़ना आपकी मजबूरी बन जाती है। और तब आप ऊंचाई के लिए नहीं, सिर्फ आसमान में टिके रहने के लिए उड़ते हैं। इस सब के बीच महिमा जी के लिए वो पुराना लैंडलाइन ही एक सहारा था उड़ते हुए बंटी के हाल लेने का। ज्यादातर तो उनकी कॉल उठती नहीं, लेकिन देर सबेर पलटकर बंटी कॉल कर ही लेता था। मगर कॉल में समय का अभाव साफ झलकता। लेकिन उस दिन कॉल एक बार में उठ गई, मगर हेलो मम्मी की जगह उस दिन खींच से भरपूर आवाज आई। मम्मी मीटिंग में बैठा हूँ। जब एक बार में कॉल न उठे तो समझ जाओ कि व्यस्त हूँ। और तुम हो कि मिलाए जा रही हो बार बार। रात में बात करता हूँ। फोन को रखते हुए खुद से बुदबुदाई, अरे तो बेटा मुझे क्या पता तुम मीटिंग में हो, और मीटिंग में तो तुम हर वक्त ही रहते हो। रात को इसलिए नहीं कॉल करती क्योंकि लगता है दिन भर के बाद बहू के साथ होगे, क्यों डिस्टर्ब करें। बेटे का ऐसे जवाब सुन दिल तो दुखा, मगर माँ तो माँ ही होती है। भूल गई सब। देर शाम महिमा जी अपने लिए खाना बनाने चौके में गई, तभी फोन की घंटी बजी। अब बताओ मम्मी, क्या हुआ, क्यों मिलाए जा रही थी फोन दिन में। बस अभी फ्री हुआ हूँ। ये सुन बीच में ही बंटी को टोकते हुए बोली, इतनी देर में फ्री हुए।
बेटा कुछ खाया तुमने कि नहीं? इसीलिए बोलती हूँ लखनऊ की नौकरी पकड़ लो। यहाँ की एक रोटी सुकून की वहाँ की भगदड़ वाली 4 रोटियों से अच्छी। चिढ़ते हुए प्रीतेश बोला, यार मम्मी अब बोर मत करो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए मोबाइल फोन भेज रहा हूँ। उससे तुम मुझे मैसेज भेज सकती हो। मने जब मैं कॉल न उठाऊं तो लिखकर मैसेज भेज दो, मैं पढ़ लूंगा। क्या करूंगी मैं उसका? मुझे इस्तेमाल करना भी नहीं आता, बेटा। क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? माँ को चुप कराते हुए बंटी प्यार से बोला, अरे मम्मी काहे चिंता करती हो? तुम स्मार्ट हो, सब सीख जाओगी। अब भला बेटे के विश्वास को कैसे झुठलाती? महिमा जी मुस्कुराकर चुप हो गई। मम्मी वो डिलीवरी वाला लड़का आज फोन लाएगा और मोंटू शाम को सिम लेकर आएगा। वही आपको फोन के बेसिक फंक्शन सिखा देगा। अभी रखता हूँ, शाम को अपने मोबाइल से कॉल करना, कहकर बंटी ने कॉल काट दी। फोन को लेकर अब महिमा जी भी उत्साहित थी। थोड़ी देर में मोंटू की कॉल आ गई। मोंटू उनका भांजा था। बोला, बुआ बंटी दादा ने परसों ही सिम लेने को बोल दिया था। उन्होंने पैसे भी डलवा दिए हैं। जब फोन डिलीवर हो जाए तो कॉल करिएगा, मैं आ जाऊंगा। यह सुन महिमा जी को बंटी पर बड़ा प्यार आया। दोपहर तक फोन डिलीवर हो गया। पहले सोचा बंटी को कॉल कर दें, लेकिन फिर सोचा अब मोबाइल से ही बात होगी। मोंटू को बुला लिया और आधे घंटे में मोंटू ने अपनी बुआ को स्मार्टफोन के जितने यूज हो सकते थे समझा दिए। बुआ के लिए ओवरडोज सी हुई तो बोल पड़ी, अरे तू बस फोन करना बता। और हाँ, वो मैसेज करना जरूर बता। बाकी हमें क्या काम इस तानपुरे का। व्हाट्सएप के जमाने में अपनी भोली बुआ को एसएमएस के बारे में उत्सुक देख मोंटू हैरत से मुस्कुराया। लेकिन मतलब भर की चीजें सिखा ही दी। नीम रात में माँ बेटे की जब मोबाइल से बात हुई तब दोनों की खुशी एक दूसरे को साफ समझ आ रही थी। मम्मी वो जो आपका माला जपने वाला छोटा झोला है ना, उसी में फोन रखे रहा करना, बंटी समझाते हुए बोला। लेकिन महिमा जी तो अलग ही दुनिया में थी। वैसे बंटी सही में इसमें तो बड़ी साफ आवाज आती है। असली मजा तो टहल टहल के बतियाने का है। हाथ थक जाए तो कान में एक कनखजूरा घुसेड़ लो। और तू चिंता न कर, मोंटू ने मैसेज करना भी सिखा दिया है। तुझे कॉल से पहले तुम्हें मैसेज ही भेजूंगी। महिमा जी पर ऐसा असर हुआ फोन का कि उस शाम उन्होंने अपने लिए खाना तक नहीं बनाया। जूझती रही तमाम ऐप से, ट्यून करती रही रेडियो, और घूमती रही विस्मित होकर गूगल की गड़बड़ झाला में। ये सब दौर तब रुका जब फोन की बैटरी जवाब दे गई। मगर तब तक महिमा जी को एहसास हो गया था कि स्मार्टफोन तो वाकई स्मार्ट है। और जैसे किसी बच्चे को अपने खिलौने की बैटरी खत्म होने का दुख होता है, वैसा ही महिमा जी को अपने फोन की बैटरी जाने पर लग रहा था। शायद चस्का लग गया था से उन्हें फोन का। 3-4 दिन में ही महिमा जी ने उस 5 इंच की स्क्रीन में अपनी दुनिया मानो ढूंढ ली हो। फोन में ऐसी खो जाती कि पता भी नहीं चलता कि वक्त कैसे कट गया। कभी एसएमएस वाले ऑफर उन्हें लुभाते तो कभी शॉपिंग साइट्स वाली डील्स उनसे इधर उधर क्लिक करवाती। कभी मासूमियत से टिंडर पर सहेलियां ढूंढती तो कभी फेसबुक में पन्ने तलाशती। कभी लौकी की तस्वीर इंस्टाग्राम में अपलोड कर उसे समझने की कोशिश करती तो कभी थक-हार यूट्यूब पर भूले बिसरे गाने सुनती। अब सुबह खानदान भर को व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग मैसेज के लेन देन से होती, और रात भी वही सबको गुड नाइट बोलकर होती। इस बीच दिन भर में कभी वो फॉरवर्ड करो वरना अनिष्ट होगा वाला मैसेज समय रहते भेजने का दबाव रहता, तो कभी लहसुन के फायदे बताने वाला मैसेज रिश्तेदारों को फॉरवर्ड करने की नैतिक जिम्मेदारी याद दिलाता। और यूनेस्को द्वारा किसी भी चीज को सर्वश्रेष्ठ घोषित किए जाने की खुशी भी तो बांटनी पड़ती थी। एक रात पूरे जोश में बेटे को फोन मिलाकर बोली, बंटी वो जो मैंने तुझे गायत्री मंत्र 12 लोगों को भेजने वाला मैसेज भेजा था, तो तूने देखा तक नहीं? अभी तक ब्लू टिक नहीं हुआ उसमें। प्रीतेश समझने लगा था कि माँ अब फोन पाकर मस्त है, स्वस्थ है। एक विजयी मुस्कान भी इस एहसास के साथ आई, मानो फोन का चस्का लगवा कर बेटा होने का धर्म बाखूबी निभा दिया हो। माँ का दिल रखते हुए बोला, ठीक है माँ भेज दूंगा। अब कॉल्स कम होती थी। धीरे धीरे माँ बेटे के बीच की दूरी फेसबुक की फोटोज और व्हाट्सएप की चैट से कम होने लगी। महिमा जी को तो वैसे भी बेटे से कोई शिकायत नहीं थी, और उधर माँ के मैसेज देख बंटी भी निश्चिंत महसूस करने लगा।
उन्हें फोन में व्यस्त और मस्त देख बंटी अपने ऊपर से माँ को समय देने वाला नैतिक दबाव कम होता महसूस करता। एक दिन मोंटू से फोन पर बात करते हुए बंटी उसे बताने लगा, यार मम्मी तो आजकल फोन में बिजी रहती है, 2 GB का डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग वाला वाउचर डलवा देता हूँ, उसी में मस्त रहती है। राशन और सब्जी वगैरह भी अब उसी से मंगा लेती है। मोंटू से बात करते हुए बंटी शायद जताना चाह रहा था कि मानो उसने माँ को कोई बहुत बड़ी खुशी दे दी हो और अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हो। फ्राइडे शाम वाला जोश ऑफिस में घर कर चुका था। लंच के बाद सभी अपने अपने वीकेंड प्लान या तो बना रहे थे या एक दूसरे को बता रहे थे। प्रीतेश भी वीकेंड वाले मूड में था, लेकिन तभी फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। लखनऊ से थी। प्रीतेश बेटा, आपकी मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब है, कल से अस्पताल में भर्ती है। वैसे तो महिमा जी ने मना किया था बताने को, लेकिन हमें लगा आपको बता देना ठीक रहेगा। इसके पहले कि प्रीतेश पूछ पाता कि कॉल किसकी थी, कॉल कट गई। प्रीतेश के हाथ पैर फूल गए थे। कुर्सी पर कुछ देर को जम गया। कुछ होश आया तो मोंटू को कॉल लगाई। पता चला वाकई माँ अस्पताल में भर्ती हैं। रात की ट्रेन पकड़ अगले दिन सुबह लखनऊ पहुंचा और स्टेशन से सीधे अस्पताल। माँ को पहली बार ऐसी हालत में देख बंटी के पैरों से जमीन खिसकने लगी। गश खाकर गिरने ही वाला था कि किसी ने संभाला और महिमा जी के बेड के बगल में रखी कुर्सी पर बैठाया। कुछ होश आया तो सामने एक वृद्ध पुरुष खड़े दिखाई दिए। बेटा, मैंने ही कॉल करी थी कल, अब तुम आ गए हो तो ये ठीक हो जाएंगी, उन्होंने बंटी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उन्होंने आगे बताया कि महिमा जी की किडनी में कुछ भी समस्या हो गई है, जिसके चलते उनके शरीर में ये सूजन आ गई। उस दिन उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और वो चक्कर खाकर गिर गई। खुशकिस्मती से उनके सामने ही गिरी तो फौरन ही अस्पताल ले आए। प्रीतेश उन्हें पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन उनकी बातों से लग रहा था मनो माँ के करीबी हो। उसे लगा कहीं कोई रिश्तेदार तो नहीं जिन्हें वो पहचान नहीं पा रहा हो, इसलिए काफी दिमागी जद्दोजहद के बाद पूछ ही बैठा, थैंक्स अंकल। आप मम्मी को समय से अस्पताल ले आए, मगर सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। वो मुस्कुरा कर बोले, बेटा तुम हमें नहीं जानते, लेकिन हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। तुम्हारी मम्मी आए दिन बताती रहती हैं तुम्हारे बारे में। वैसे मेरा नाम मितेश सागर है, मैं महिमा जी का व्हाट्सएप फ्रेंड हूँ। व्हाट्सएप फ्रेंड प्रीतेश हैरान होकर खुद से बोला। पहले घबराया और फिर उसके चेहरे का रंग बदल गया। एकदम से माँ के लिए न जाने कहां से चिढ़ सर चढ़ गई। बीमार बेहोश पड़ी माँ अचानक उसे एक सठिया औरत सी दिखने लगी, जिसने बुढ़ापे में अनजान मर्दों से दोस्ती कर मानो कोई घटिया हरकत कर दी हो। सागर जी शायद समझ गए थे प्रीतेश के दिमाग की उधेड़बुन। बेटा 60 एंड सिंगल नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप से हम सब जुड़े हैं। सभी मेंबर 60+ है और अकेले रहते हैं, इसलिए ग्रुप का नियम है कि रोज सुबह सभी लोग मैसेज भेजकर अपने ठीक ठाक होने की सूचना देंगे। हर हफ्ते हम सब किसी न किसी मेंबर के घर पर मिलते भी हैं, बतियाते हैं, खाते पीते हैं और जिंदगी की बोरियत और अकेलेपन से निजात पाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल उस दिन महिमा जी का मैसेज नहीं आया तो मैं हाल लेने पहुंच गया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वैसे ही चक्कर खाकर गिर गई। प्रीतेश के कान सब सुन जरूर रहे थे, लेकिन सुनने से भी हो रहे थे। आगे पता चला कि महिमा जी इधर काफी समय से किडनी की समस्या से जूझ रही थी, लेकिन अकेले रहते हुए उनके लिए इलाज, परहेज वगैरह मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। दवाएं भी कभी लेती थी कभी भूल जाती थी। प्रीतेश की नजरें जमीन में शायद ग्लानि से गड़ गई। धीमे से बोला, मम्मी ने कभी बताया ही नहीं। एक गहरी सांस लेते हुए सागर जी बोले, बेटा मम्मी चाहे कितनी ही बीमार हो, कभी खुद नहीं बताएंगे कि बीमार या परेशान है। तुम्हें पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कुछ देर की खामोशी के बाद सागर जी चलने के इरादे से उठे और बोले, बेटा अब तुम आ गए हो तो मैं चलता हूँ, कोई जरूरत हो तो बता देना। डॉक्टर ने बोला है कुछ देर में होश में आ जाएंगी, ठीक से इलाज हुआ तो जल्द ठीक भी हो जाएंगी। 2 कदम आगे बढ़े ही थे कि ठिठक कर रुके और प्रीतेश की जेब में एक कार्ड रखते हुए बोले, अरे हाँ, ये लो मम्मी के कैशलेस ट्रीटमेंट का कार्ड। हम सभी ग्रुप मेंबर्स ने हेल्थ पॉलिसी ले रखी है,
बच्चों पर भार नहीं बनना चाहते। सागर जी चले गए और प्रीतेश उन्हें जवाब में कुछ कह नहीं पाया। बस महिमा जी को देखे जा रहा था। लेकिन उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। शायद प्रीतेश की आंखों में आंसू भर आए थे। हाँ, आंसू ही थे, मगर अब प्रीतेश को माँ का चेहरा साफ दिख रहा था। कॉलेज के दिनों में रात को जब सबके सोने के बाद दूध पीने का मन हो, तो अचानक मम्मी का दूध का गिलास लिए आ जाना, या दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाने से पहले उनका पैसे हैं पूछना। मम्मी के बंटी को सब दिख रहा था, और इस सब के बीच कुछ नहीं दिखा तो वो था मम्मी का यूं एकदम से बूढ़ा हो जाना। दिखता भी कैसे? बूढ़ा होते उन्हें देख ही नहीं पाया। जो काम उसे करने चाहिए थे, वो अनजान लोगों को करने पड़ रहे थे। प्रीतेश इस शर्मिंदगी के दौर से रोते हुए गुजर ही रहा था कि महिमा जी को होश आया। अरे बंटी, तू क्यों आ गया बेटा? ये सागर भाई साहब बिलावजह यहाँ ले आए, और तू भी परेशान हो गया। मैं ठीक हूँ बेटा। हाँ मम्मी, तुम ठीक थी और हो। मैं गलत हूँ, सॉरी मम्मी। माँ की हथेली पकड़ बंटी एक बेहतर कल की उम्मीद में फफक कर रोते हुए बोला। समाप्त। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।